जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग तक के प्रश्नों को कवर किए थे। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों से शुरुआत करते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान संशोधन के पश्चात कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। फिर है संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिसमें है 9वें अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, और जबकि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1995 में जोड़ा गया था, और 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। जो 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, और जो 12वीं अनुसूची है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया। तो अब वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची हो गई है? कुल 12 अनुसूची हो गई हैं। हम कुल अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्येक अनुसूची से संबंधित कौन कौन से विषय हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रथम अनुसूची का संबंधित विषय है कि भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र है। भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची का विषय है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान को बताया गया है। तीसरी अनुसूची का विषय है कि विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण को बताया गया है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन के बारे में हम लोग जानते हैं, बताया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन को बताया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा को दर्शाया गया है। आठवीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून को बताया गया है। और जो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को बताया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य और शक्तियाँ तथा कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में शहरी राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियाँ तथा कर्तव्य को बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। हमारा भारतीय संविधान किस देश से लिया गया और कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संवि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। हमारा संविधान जो है ब्रिटेन देश से क्या क्या लिया है? तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता का लिया गया है, विधि का सामान और विधि के समक्ष समता, संशोधनात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, रीट शक्तियाँ, महान्यायवादी का पद, बजट, ये सब जो है ब्रिटेन से लिए गए हैं। अमेरिका देश से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका देश से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, विधि का समान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिया गया है?
अमेरिका देश से लिया गया है। आयरलैंड से हमारा संविधान में क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये सब जो है आयरलैंड से लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से संविधान का लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध और संयुक्त बैठक बैठक को ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। कनाडा देश से कनाडा देश से संगठनात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित और राज्यपाल की नियुक्तियाँ कैसे कैसे होती हैं, ये सब कनाडा देश से लिया गया है। और फ्रांस देश से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और प्रशासन में वर्णित स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व का विचार, ये सब कहाँ से लिया गया? फ्रांस देश से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला पॉइंट है जर्मनी देश से। जर्मनी देश से हम लोग मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान और मूलभूत ढांचा, ये सब कहाँ से लिया गया है? जर्मनी देश से लिया गया है। रूस देश से हम लोग क्या क्या लिए हैं? रूस देश से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में वर्णित न्याय, ये सब रूस देश से लिया गया है। और जापान देश से क्या लिया गया है? जापान देश से लिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सब जापान देश से लिया गया है। अब हम लोग संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है। प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं। प्रस्तावना को हम लोग क्या बोलते हैं? उद्देशिका भी बोलते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। देखिए इसमें लिखा है भारत की प्रस्तावना क्या है। भारत की प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जो है संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। अगला पॉइंट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जैसे जोड़े गए हैं। अगला पॉइंट है ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसे कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। और जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ठाकुरदास भार्गव जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं इसके क्षेत्र। संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में हम जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। भाग अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 2 तथा 3 संसद को यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन कर सकती हैं। अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि नए संघ में विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, राज्यों का नाम परिवर्तन करना, सीमाओं में परिवर्तन तथा या राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। ये सब किस अनुच्छेद में कहा गया क्या है? तो यह अनुच्छेद 2 और 3 में कहा गया है। अगला पॉइंट है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु वर्ष 1948 में धर आयोग एवं जेवीपी समिति का गठन किया गया था, परंतु इस समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अगला पॉइंट है वर्ष 1953 में पोट्टी श्री रामुलु के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य गठित होने वाला राज्य कौन सा था? तो वह आंध्र प्रदेश राज्य था। अगला पॉइंट है वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये 14 राज्य कौन कौन से थे? तो देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक राज्य था, बिहार राज्य था, मुंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, मैसूर, असम तथा आंध्र प्रदेश, ये 14 राज्यों का गठन किया गया। और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? तो वह 6 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा और तथा हिमाचल प्रदेश, ये जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप सन 1973 में कर दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 1956 के पश्चात कौन कौन से नए राज्यों का गठन हुआ, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। 1956 के पश्चात नए नए राज्य कौन से बने उनका हम लोग पढ़ेंगे। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ और महाराष्ट्र था।
1 दिसंबर 1963 को नागालैंड और असम, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब का गठन किया गया था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश और हिमाचल हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र था जो। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर और मणिपुर जो है संघ राज्य क्षेत्र था। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र था। 21 जनवरी 1972 को मेघालय जो और असम था। 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को सिक्किम 22वां राज्य बना और सिक्किम सह राज्य। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र बना। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश जो संघ राज्य क्षेत्र बना। 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य और गोवा संघ राज्य क्षेत्र बना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बना। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड और बिहार बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य और आंध्र प्रदेश से बना। अब हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब हुआ और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप और 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन हुआ। 16 अगस्त 1962 को पांडुचेरी का गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ का गठन हुआ। एक 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का गठन हुआ। और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का गठन हुआ। और 26 जनवरी 2020 को दादर व नगर हवेली और दमन और दीव का गठन हुआ। अब हम लोग नागरिकता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। तो नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जिसका स्रोत ब्रिटेन है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संबंध में एक व्यापक कानून का निर्माण किया जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया। अगला पॉइंट है इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीकों का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग मौलिक अधिकार से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है जिसका स्रोत अमेरिका का संविधान है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। और जो है अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार न्यायालय में
प्रवर्तनीय होते हैं। मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। फिर अगला पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो इस प्रकार है। मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है, जो इस प्रकार है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। यह क्या किस में कहा गया है? यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। अनुच्छेद जो 15 है राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने पर निषेध लगाता है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान हो। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान हो। और अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान हो। देश में जितनी भी अस्पृश्यता है उसको दूर किया जाए। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद 17 में कहा गया है। और अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अब दूसरा है समानता का अधिकार में पॉइंट दो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। अगला पॉइंट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। और अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान हो। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों की किसी भी परिस्थितियों में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20-21 को के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो आपातकाल ही क्यों ना हो। आपातकाल में भी ये सब जो मौलिक अधिकार 20-21 जो है उसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हो। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान हो। अनुच्छेद 22 में यही कहा गया है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अगला पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार, बालाश्रम, बंधुआ मजदूर, बेगारी आदि का प्रतिबंध करना। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के विरुद्ध
दुर्व्यवहार को कम करना, मालात श्रम करवाना, बंधुआ मजदूर करना, बेगारी आदि पर प्रतिबंध लगाता है। यह अनुच्छेद 23 इन बातों पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाना है। और अब पॉइंट 4 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में कहा गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 25 में है। 25 अनुच्छेद 25(2) में कहा गया है कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25(2) में कहा गया है कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। अब पांचवा पॉइंट है कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? तो यह 29 से 30 अनुच्छेद के बीच में है। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का स्थापना एवं संचालन करने का अधिकार है। पॉइंट 6 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद किस में आता है? 32 में। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 जो है के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की मौलिक अधिकारों की न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या प्रादेश कहा जाता है। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।